टीम को मौके पर बुलाकर स्थिति का मौका मुआयना करवाया गया। पुलिस की जांच जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें 12 से किडनैप किया गया, झालावाड़ में ले जाकर के लाश जला दी, हत्या की और जब पुलिस पहुंची तो परिजन भाग छूटे। हत्यारे पुलिस को देख करके फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। हमारी शादी हो चुकी थी 17 जुलाई 2023 में। फिर उसके बाद मैंने उसको पढ़ाई के लिए उसके घर पे रख दिया। ये बात किसी को पता नहीं थी। और फिर 11/6/2023 को मैं उसको यहाँ से ले गया। फिर उसके बाद 8 दिन में कोतवाल थाना में रिपोर्ट हुई, तब हम पेश होने के लिए आ गए। फिर 21 तारीख को हम पेश हुए और 21 तारीख को हमारा बयान करा कि हम कोतवाल थाना से हमें फ्री कर दिया और हमें फ्री करके हमारी लड़की मेरे साथ भेज दी। उसके बाद में फिर जब मैं यहाँ पर आया आज तो उसके घर वाले आ गए और उसको जबरदस्ती लेकर उसको मार दिया। मीनवाइल जब हम कार्रवाई कर रहे थे, मीनवाइल हमारे पास बाद में खबर आई कि ये लड़की को दूसरे घर वाले लेके गए हैं, वो उसके गांव में ले जाके उसका मतलब हत्या करके और उसको जला दिया। तो वहीं जोधपुर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी दिनेश जाट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेम रमी खेलने का आदी था। रुपए हारा उसने बामरी देव के घर में चोरी की वारदात की प्लानिंग रची और इसके बाद तीनों का मर्डर कर दिया। आपको बता दें कि जोधपुर के नांदड़ा खुर्द गांव में कल शाम नानी और उसके दोहितियों की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। ठीक है। तो वहीं जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई की। अलवर गेट थाने का एएसआई नंद भंवर ट्रैप किया गया है। एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते नंद भंवर को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि मुकदमे में धारा बढ़ाने के एवज में इस एएसआई नंद भंवर ने घूस मांगी थी और ऐसे में मामले की सूचना मिलने पर एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है। अलवर गेट थाने का एएसआई नंद भंवर ट्रैप कर लिया गया, इसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी के एएसपी ललित शर्मा ने कार्रवाई की। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। अजमेर के परिवादी ने एसीबी मुख्यालय जाकर और उच्चाधिकारियों के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की थी कि अलवर गेट थाने के एएसआई हैं नंद भंवर जी और वो एक मुकदमे के आईओ हैं। परिवादी से वो उसमें इफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये तो पहले रिश्वत में ले चुके हैं और 50 रुपये और डिमांड कर रहे हैं। इस पर हमने टीम भेजकर मुख्यालय से इसका पहले सत्यापन करवाया और उसी अनुक्रम में आज हमने फिर 50,000 रुपये लेते हुए ट्रेप किया है। चूरू में सादुलपुर तहसील के रामपुरा गांव में हिस्ट्री शीटर के होटल पर बुलडोजर चला। यह होटल सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। चूरू जिले में एसपी जय यादव के निर्देशन में यह पहली कार्रवाई की गई। अमीरवास थाने इलाके के हिस्ट्री शीटर दिनेश यादव ने सरकारी भूमि पर होटल बनाया हुआ था, जिसे जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि हिस्ट्री शीटर दिनेश कुमार यादव गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध होटल का निर्माण कर आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था और हिस्ट्री शीटर दिनेश यादव के खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, अवैध हथियार, मारपीट करने जैसे गंभीर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं जयपुर में तेज बारिश के दौरान पानी में करंट से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कामटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए। बिजली विभाग की लापरवाही बताकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। पुलिस ने आश्वासन देकर इकट्ठा हुए लोगों को समझाया, मामला शांत करवाया। वहीं न्यूज 18 की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों और मददगारों से बातचीत की, जाना कि कैसे यह हादसा हुआ था। इनके परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया जोड़ोड़ थाने में भारतीय न्यायिक सहायता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें तफ्तीश जारी है। इन्होंने बिजली विभाग और नगर निगम के खिलाफ लाहौर लगाया। क्या घटना हुई सर? ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, गड्ढे में गिर गया, जो बताएं करंट आने से एक्सपायर, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे ये पानी बहता है यहाँ पे और कंटिन्यू यहाँ पे करंट आता है और कई बार कंप्लेन कर दी हम लोगों ने, ये सुनते ही नहीं है। और रात को भी लाइटें चालू कर दी और फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। उधर कोटा पुलिस ने लापता हुए 18 साल के युवक के गुमशुदा होने के मामले का खुलासा किया है।
युवक ने ऑनलाइन गेमिंग में हजारों रुपए हारने के बाद अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रची थी। युवक ने अपने ही घर वालों से 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। कोटा पुलिस ने इस युवक को जयपुर से दस्तयाब कर लिया। साथ ही घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की गई। इसके बाद इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। जांच में किडनैपिंग की पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत होना सामने आया। रानपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर भीनमाल के युवक की चीन में हुई हत्या के मामले में आज संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौलत राम चौधरी को विदेश मंत्रालय के नाम ज्ञापन देकर सतीश माली के शव को भारत लाने की मांग की है। व्यापार संघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि 24 जून को शहर के भागल भीम रोड पर निवास करने वाले सतीश कुमार पुत्र नरसाराम माली की चीन में हत्या हुई थी। शव अभी भी चीन की अस्पताल के मोर्चरी में पड़ा हुआ है। इधर परिजन भी शव को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य व्यापार संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि जल्द ही सतीश कुमार का शव भारत नहीं लाया गया तो खाद्य व्यापार संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन किया जाएगा और बाजार पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। महासंघ के मार्गदर्शन में व्यापारियों ने एक ज्ञापन केंद्र सरकार के नाम पर दिया है और उसमें हमारे भीनमाल के सपूत और हमारे बेटे सतीश की जो निर्मम हत्या हुई है और निर्मम हत्या होने के बाद आज दिन तक उसकी डेथ बॉडी अभी तक उनके घर वालों को सुपुर्द नहीं की गई है, जिससे भीनमाल वासियों में आक्रोश है। और हम ये चाहते हैं कि भाई जिसकी जो निर्मम हत्या हुई है उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग व्यापारी लोग और नगर के प्रबुद्ध लोगों ने उपखंड अधिकारी के मार्फत एक केंद्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि हमारा जो नगर का बच्चा था उसका अपहरण करके मर्डर कर दिया गया है, वह बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय है। आज 10-11 दिन होने के बाद भी उसकी देह हमारे को नहीं दी गई है। उधर टोंक में बजरी माफियाओं की ओर से हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा की हत्या के मामले में धरना स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद जयपुर में भी परिजनों के तरफ से शव को उठा लिया गया। अब देवली भांची गांव में शव का अंतिम संस्कार होगा। 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। ग्रामीणों की तरफ से धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश की। एसपी संजीव नैन ने कहा कि हमारे परिवार का एक सदस्य कम हो गया, ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दर्ज कर सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वहीं सरकार और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धरना स्थगित करने की बात करते हुए किसी बात पर सहमति नहीं बनने की बात कही है। डॉक्टर चंद्रभान ने मांगे पूरी करने के लिए जिला प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हमारे परिवार का सदस्य कम हो गया है। जो हेड कांस्टेबल श्री खुशीराम जी थे हमारे परिवार के सदस्य थे। हमें बड़ा दुख है कि उनका देहांत हो गया है। जो भी आंदोलन चल रहा है उस पर हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। जो भी लाभ हैं उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, आरोपी को पकड़ लिया है। हमारी मांगें कोई भी पूरी नहीं हुई हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है। जैसा कि कल आश्वासन मिला था वैसा ही मिला है। और हमारा जैसे अभी कुंडल हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर आगे की प्रक्रिया का हम सोचेंगे। और 15 दिन का जो हमने टाइम दिया है वो मैडम ने ये कहा था कि अभी इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता है। मैंने लेटर फॉरवर्ड कर दिए हैं, उनका आगे कुछ एक्शन नहीं हुआ है, 0 लेवल पे ही है वो लेटर। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू समाज पर टिप्पणी की उससे पता चलता है कि उन्हें इतिहास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने हिंदू समाज पर कालिख पोतने का काम किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे थे और यहां पर वे मीडिया से रूबरू हुए हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हिंदू समाज को हिंसक कहकर के जो टिप्पणी की है, या तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लोभ में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है। जो कभी राम को अस्वीकार करते थे, जो कभी राम को नकारते थे, जो कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो लोग समय आने पर
अपने आप को राम का जो है पूजक बताने की, कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, और समय निकलने के बाद में जब दोबारा संसद के पटल पर खड़े होकर के हिंदू को हिंसक बताते हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 13 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन जुटा हुआ है। तैयारियों पर सीएमआर में एक अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुबह जेईसीसी का दौरा करेंगे, जहां पर यह बैठक होगी और सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर व्यवस्थाओं का जायजा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम के साथ मौजूद होंगे। सीतापुरा के जेईसीसी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और बैठक की तैयारियों को लेकर के सरकार और संगठन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर तैयारियां जारी हैं। और इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुलाकात की सीएमआर में, सीएम आवास पर और इस बैठक को लेकर के चर्चा की है। ये बड़ी खबर, तैयारियों को लेकर के सीएमआर में अहम बैठक हुई है। और बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि बारिश हमें गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। भारी बारिश के बीच विशेषज्ञों ने भी मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका जाहिर की है। मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसना शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पहली बारिश के साथ ही राजधानी जयपुर समेत ज्यादातर हिस्सों में जल भराव की समस्या उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में जल भराव के साथ ही मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एसीएस शुभ्रा सिंह ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा की है। इसके बाद ओडीके ऐप द्वारा मौसमी बीमारियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नवाचार को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मौसमी बीमारी को जो अन्य विभागों के सहयोग के बिना, जो हमारे एलएसजी है, नगर निगम वगैरह हैं, जो प्रिवेंशन के काम में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए एक ओडीके ऐप हमारे बना हुआ है कि कहीं पर भी कोई वाटर लॉगिंग वगैरह, वाटर स्टेगनेशन है कि जहाँ लार्वा वगैरह पनप रहे हैं, उसकी फ़ोटो डाल के और उस पर कार्रवाई अर्बन एरिया में नगर निगम को करनी है, रूरल एरिया में ग्राम पंचायत को करनी है। तो उसमें भी हमारे कंप्लायंस का स्तर बिल्कुल जो संतोषजनक नहीं है, तो उसके बारे में भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। जल भराव के चलते मच्छरों की पैदावार में इजाफा होता है। ऐसे में पंचायती राज विभाग के जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोटा, बाड़मेर और जैसलमेर में मौसमी बीमारियों के ज्यादा मामलों को देखते हुए कलेक्टरों से चर्चा की गई है। एसीएस ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। समय जिस उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा रहता है, एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है। तो उसको भी देखते हुए हमने विशेष तौर पे अपनी तैयारी रखी है और सभी जगह सभी को चाक चौबंद रहकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। सर, बीमारी में तो हमें जो मच्छर जनित जो रोग हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, खासतौर पर उसी का, क्योंकि डेंगू से हम नहीं चाहते हैं कि कोई मृत्यु हो, और मलेरिया उन्मूलन का तो हमारा मिशन है कि हमें उसको, जो जैसे भारत सरकार 2030 है, मगर राजस्थान की स्थिति अच्छी है तो उनको 2025 का टारगेट है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश में मौसमी बीमारियों के हाल। अब तक प्रदेश में डेंगू के 1023 केस आए हैं। बीकानेर में 214, जयपुर ग्रामीण में 115 डेंगू के केस मिले हैं, जबकि कोटा में 49, जयपुर में 69 डेंगू के केस सामने आए हैं। प्रदेश में मलेरिया के कुल 353, चिकनगुनिया के 89 मामले सामने आए हैं। बाड़मेर में 87, जैसलमेर में मलेरिया के 64 केस सामने आए हैं। मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अब देखना होगा कि अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं वो कब तक अमल में लिए जाते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश में मानसून के साथ ही प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गलियों में नाले बह रहे हैं और सड़कें धंस गई हैं। जल जमाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
बारिश के बाद की ये तस्वीरें प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोलने वाली हैं जो बारिश से पहले सभी सिस्टम को ठीक करने का दावा कर रहे थे। मानसून की पहली ही बारिश ने उन तमाम दावों को डुबो दिया। कहीं सड़कें दरिया बन गई तो कहीं सड़कें धंस गई। नालों का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदियों ने अपना रुख बदल लिया। सबसे पहली तस्वीरें राजधानी जयपुर की देखी, जहां बारिश के बाद सड़कें धंस गई। ये तस्वीरें मानसरोवर इलाके के पत्रकार कॉलोनी रोड की है, जहां सड़क में गड्ढा हो गया। मानसून की इस बारिश ने राजधानी जयपुर के अंदर व्यवस्थाओं की जो पोल है वो खोल कर रख दी है। राजधानी के अधिकांश हिस्सों के अंदर जो सड़कों का आलम इस तरीके से नजर आ रहा है कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है। कहने को बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत आप ये जो देख सकते हो कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जो हाल है वो देखा जा सकता है। जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर जो हैं वो सरकारी विभागों में, सरकारी ऑफिसों में बैठकर अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं पत्रकार कॉलोनी रोड की, जहां पर 20 सड़क के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में दोपहर बाद करीब आधे घंटे की झमाझम बारिश की वजह से जहां एक और किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं गलियों, सड़कों पर पानी भर गया। बच्चे बारिश के पानी में खेलते नजर आए। गांधी चौक की कुछ दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांधी चौक के अंदर कई वर्षों से, कई टाइम से ये पानी इकट्ठा होता जा रहा है। आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे को कम से कम 50 साल हो गए हैं। ये पानी वैसे के वैसे सड़क ऊपर भी कर दी तो बोलते हैं कि पानी चला जाएगा। पानी जाएगा कहाँ से? जब केनानी नहीं खुदाई होगी तब तक पानी जाएगा कहाँ से? कमोबेश बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के कई इलाकों में भी यही हाल है, जहां बारिश से नेशनल हाईवे 11 और अस्पताल के गेट के पास पानी करीब 2 से 3 फीट तक भर गया। मुख्य बाजार, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस जाने वाली रोड जलमग्न हो गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि चौराहे पर पानी भर गया। वहीं कोचिंग नगरी कोटा में मूसलाधार बारिश से नयापुरा कोर्ट परिसर पानी से लबालब हो गया है। वकीलों के बैठने की खुली जगह में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोर्ट आने और जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों कोर्ट परिसर में पानी की निकासी के लिए स्थायी समाधान नहीं हो पाया। झुंझुनू के जिला अस्पताल परिसर में पानी ने घुसपैठ की, जिससे निकालने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा। यही नहीं, पानी छतों से टपका और बिजली के बोर्डों में भी चला गया, जिससे अस्पताल के कुछ जगहों की लाइन फॉल्ट हो गई। मरीजों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश होने की वजह से नहीं, वैसे भी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर का निर्माण मंजिल का काम चल रहा है, तो इस वजह से कुछ पॉकेट्स के अंदर असुविधा हुई और उससे कुछ ड्रेनेज पानी आया। अभी तो तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाई, बट कुछ आधी जगह मंजिल पे जिस छत डल गई है और कुछ ऐसी डल जाएगी तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। झुंझुनू के पचेरी कला के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर पानी जमा हो गया। लगातार पानी का स्तर बढ़ता गया और जब आंगनबाड़ी केंद्र में घुसने लगा तो वहां पर काम करने वाले लोगों ने ग्रामीणों को फोन कर मदद की गुहार लगाई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर ब्लॉक में हैं, उनका हमने सर्वे कर लिया था। मरम्मत के लिए हमने प्रस्ताव भी उपनिदेशक कार्यालय झुंझुनू भेजे हुए हैं और संबंधित कार्यकर्ता को हमने पाबंद कर दिया था कि मानसून सत्र जब तक रहता है 1 महीने 2 महीने वो सेंटर को शिफ्ट कर लें, निजी भवन में चलाएं, सामुदायिक में चलाएं, वो भी नहीं है तो किराए के भवन में चलाएं। विभाग उनको किराया दे करेगा। अलवर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की पंचायत फाहरी में एक मकान तिनके की तरह से जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सदस्य घर से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घर का सामान, बर्तन, संदूक, पलंग सब टूट गए। छत की पट्टियों के नीचे दबकर सारा सामान नष्ट हो गया। अब परिवार के सामने
बारिश के मौसम में सर छिपाने के लिए जगह भी नहीं बची। करौली में भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गलियों में पानी भर गया। ये तस्वीरें शहर की विवेक विहार कॉलोनी की हैं, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी के बीच ही बच्चे स्कूल के लिए मजबूर। शहर के नाले नालियां चौक पड़े। चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें इस मेन रास्ते पे 3-4 स्कूल भी हैं। उनके बच्चे उस पानी में होकर के आते हैं और पानी में उठते गिरते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार मरीज लोग हैं, उनको भी अस्पताल या कहीं ले जाने में परेशानी आती है। मानसून के शुरुआती दौर ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की गलियों और सड़कों में पानी भरा हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो मौसम विभाग आने वाले दिनों में अच्छी बारिश का अनुमान जता रहा है। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं विधानसभा में दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा रहा। आदिवासी समुदाय के अपमान के मुद्दे को लेकर विपक्ष मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और आखिर में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का साफ कहना था कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना ही होगा। रिपोर्ट देखिए। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिन और हंगामा बदस्तूर जारी। पहले दिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया और दूसरे दिन आदिवासी समुदाय के अपमान के मुद्दे पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर अपने डीएनए सैंपल लेने की मांग की। दरअसल प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े एक सवाल के जवाब में मदन दिलावर खड़े हुए, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने आदिवासियों के डीएनए का मुद्दा उठाते हुए मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पूरे प्रश्न मानिए, मानिए, ये तुम्हारे पाप है, ये आपके पाप हैं। ये मेरे पास आपके जवाब है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आचार्य डॉक्टर दयानंद भार्गव की किताब वेदांत सार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एमेरिटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार के जन्मोत्सव पर भजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के एमेरिटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार के जन्मोत्सव पर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने भी संगीतमय राम गुणगान कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। डॉक्टर स्वर्णकार ने बताया कि रामचरितमानस में सामाजिक समरसता, वसुदेव कुटुंबकम, लोक कल्याण, मित्रता, नारी सम्मान, नवधा भक्ति, इंद्रिय दमन तथा समाज सुधार आदि के उपदेश समाहित हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान। लेकिन चलते चलते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।